विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल के हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर और वीडियो के अपलोड होने के बाद के व्यूअर, आप सभी को रजनीश सिंह तोमर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक विकास ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 2 लेक्चर हम ले चुके हैं, जिसमें पहला लेक्चर अपना 1600 ईस्वी से लेकर के 1726 के बीच जो हमारा प्रथम चरण था, उसमें संवैधानिक विकास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना था उसकी चर्चा किए थे। कल हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1773 से लेकर के 1853 तक का चर्चा किए थे। आज अपना 1858 से लेकर के 1892, हालांकि ये तीसरा चरण नहीं है, तीसरा चरण तो 1919 तक चला जाता है, लेकिन चूंकि इसमें अपने को पिछले एक्ट से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर जो है हम तोड़ करके पढ़ रहे हैं। जैसे एक लेक्चर हो सकता है पूरा 1935 पे चला जाए 2 घंटा, तो उस हिसाब से हम इसको क्लास में सुविधानुसार बांटे हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका हेडिंग जो है वो तो ये है कि कंपनी के शासन का अंत। कंपनी के शासन का अंत, और फेज तो है ये 1858 से लेके 1919। लेकिन अपने 2 घंटे के लेक्चर को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे 1858 से लेके 1892 तक का इतिहास। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला लिखिए, पहले ये हेडिंग दे दीजिए, कंपनी के शासन का अंत 1858 से 1919 तक। अब इसके अंदर हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। सबसे पहले जब 1857 का विद्रोह हुआ और शुरुआती दौर में हम लोग कंपनी का पसीना छुड़ा दिए, लेकिन कई कारण हैं, जब हम लोग 1857 पढ़ेंगे तब देखेंगे। सबसे बड़ा कारण जो हमें 2 दिखाई देता है, यदि आपको कोई कहे 2 कारण, तो हमारे 1857 के जो नेता थे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी थी। ये एक कारण हमें लगता है, अगर टॉप 2 पूछा जाए। और दूसरा, अंग्रेजों के पास हमसे बेटर वेपन्स, हथियार, और उनके पास टेक्नोलॉजी था। उस समय का टेक्नोलॉजी टेलीग्राफ से हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए, संग्राम से जुड़े हुए जो नेता थे, उनका मूवमेंट जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के पहले ही ये लोग मैसेज भेज देता था। और भी कई कारण हैं, लेकिन जो भी कारण रहा हो, लेकिन जब हमारा विद्रोह असफल हो गया तो अंग्रेजों को लगा ब्रिटेन में कि ये कंपनी का आधा शासन और आधा हमारा शासन ठीक नहीं चलेगा, और प्लस उनको लगा कि यहाँ के जो देसी रजवाड़े थे, अगर उनका सहयोग नहीं लें, डलहौजी के समय में जो समस्या हुआ, तो शायद हम यहाँ लंबा समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। तो क्यों न कंपनी के शासन को अंत करके महारानी विक्टोरिया से घोषणा करवा दें और कहें
कि भारत की प्रजा ब्रिटेन की प्रजा होगी। तो ठीक है, ये तो हम लोग मान लिए, लेकिन उनके घोषणा के बाद अब ना तो रेगुलेटिंग एक्ट पे सरकार चलेगा, ना तो चार्टर एक्ट के आधार पे सरकार चलेगा। यहाँ पे अब एक नए एक्ट की आवश्यकता पड़ गई, इसलिए जो है एक नया अधिनियम बनाया गया भारत के प्रशासन को चलाने के लिए, और ये कौन चलाएगा? अब ब्रिटेन की सरकार चलाएगी। तो इसीलिए जो है इसकी आवश्यकता पड़ी। तो इसमें दो पहले हम लोग फैक्ट्स लिख लेते हैं, अब फिर समझते हुए लिखेंगे। पहला लाइन लिखिए, 12 फरवरी 1858 को भारत में दोहरे शासन, आधा कंपनी, आधा ब्रिटेन, आधा यहाँ का देसी रजवाड़ा, इन सबको भारत में दोहरे शासन को के दोषों को दूर करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन ने एक विधेयक पेश किया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उस समय वहां भी मिलीजुली सरकार थी, संसद में इस पर जो है सहमति नहीं हो पाई, जिसके कारण पामस्टन को इस्तीफा देना पड़ गया। तो कॉमा देके लिखिए, परंतु पामस्टन को इस्तीफा देना पड़ गया। सेकेंड पॉइंट, इसके पश्चात लॉर्ड डर्बी यहां के प्रधानमंत्री बने, और 2 अगस्त 1858 ईस्वी को 2 अगस्त 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के, अब जो हुआ संसद में वो हस्ताक्षर, जो डेट की वो ध्यान रखना है, महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम बना, यह अधिनियम बना। अब जरा समझें, ये तो खाली 2 फैक्ट्स था। सबसे पहले इस तरफ देखें कि 1857 के पहले भारत का प्रशासन कैसे चल रहा था। तो 1857 के पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे एक, और एक होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कल के क्लास में सब आपको बढ़िया से बताए हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1853 में इनके संख्या को घटा दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये मिलकर के भारत का शासन चलाता था। एक व्यापारिक काम करता था और एक जो है राजनीतिक काम करता था। इस एक्ट के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, कट। और भारत का शासन, जरा चार्ट में देखिएगा, फिर लिखाते हैं, और भारत का शासन अब कौन चलाएगा? ब्रिटिश क्राउन चलाएगा। यानी इंग्लैंड सीधे सीधे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये पहला लाइन लिखिए, भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर क्राउन के अधीन कर दिया। ये पहला चीज, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया।
को समाप्त कर दिया। अब जरा चार्ट देखिएगा, फिर एक एक पॉइंट देखेंगे। तो अभी क्या देखें कि भारत का प्रशासन, इधर लिख देते हैं, भारत का प्रशासन कौन चला रहा है? ब्रिटिश क्राउन। अब जो अपना बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें तो ब्रिटिश क्राउन ही नियुक्ति कर रहा था पहले भी, लेकिन अब चेंज ये हुआ कि इन दोनों को हटाया जो गया, उसके जगह पर एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, उसका नाम पड़ा भारत सचिव। ये हम लोग हिंदी में शॉर्ट में बोलते हैं, अंग्रेजी में ये बड़ा नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया। और ये जो पोस्ट मिलता था, ये किसको मिलता था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का वह मेंबर जिसको कि मंत्री बनाया जाए। यानी कि जैसे आज हम फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, तो वैसे ही यह एक मिनिस्टर होता था। तो भारत सचिव के सलाह पर ब्रिटिश क्राउन शासन करेगा। ये तो वाजिब है कि क्राउन हमेशा मंत्री के सलाह पे काम करता था वहां पे उस समय तक। तो पहला चेंज ये किया गया। अब देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया क्यों लगाया? क्योंकि अंग्रेज के पास कई कॉलोनी था, तो उसको लगा कि अब अगर किसी दूसरे जगह पर ऐसी व्यवस्था हमको कायम करनी पड़ी, मान लीजिए साउथ अफ्रीका, तो उसको देखने के लिए एक मंत्री बना देंगे और उसको कहेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर साउथ अफ्रीका। कल को मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया पर हमको ये शासन इसी तरह का लाना पड़े, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये इसलिए जो है इस तरह का व्यवस्था लेकर के आया। तो ये क्लियर हो गया। लिखिए इस चीज को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्थान पर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्थान पर भारत सचिव पद का सृजन किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया पद का सृजन किया गया। अगला पॉइंट क्या बताए कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होगा, यानी ये सांसद होगा, और यह उसके मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, यानी यह भी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर या स्टेट मिनिस्टर के बराबर, हालांकि कैबिनेट ही है, के बराबर का ये दर्जा इसको मिलेगा। तो लिखिए इस चीज को, भारत सचिव अनिवार्य रूप से ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था और ये जो है वहां के मिनिस्टर का मेंबर होता था। अब आप जानते हैं कि जहां डेमोक्रेसी होता है हर जगह चेक एंड बैलेंस होता है। तो अब इनकी सहायता के लिए एक तरह से ये हो गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्राउन क्या हो गया, एक तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनकी सहायता के लिए अब जैसे प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर बनाएगा, हालांकि ये हैसियत वहां नहीं होगा, वहां जाने के बाद ये एक मंत्री हो जाएगा, लेकिन भारत के लिए ये ब्रिटेन के क्राउन का प्रधानमंत्री की तरह माना जाएगा। ठीक है, तो अब इनकी सहायता के लिए 15 सदस्य होंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को सहायता देने के लिए। उसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का सपरिषद, इन काउंसिल। जैसे कल हम इसको ऐसे घेर करके गवर्नर जनरल में आपको दिखाए थे 4 जो है मेंबर, तो समझना है कि
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 लोगों के साथ जो है ये काम करेंगे। लिखिए इस चीज को। भारतीय सचिव की सहायता के लिए, इसको इंडिया काउंसिल कहेंगे। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, जिसे इंडियन काउंसिल कहा गया, भारत परिषद कहा गया। अब देखिए, अगर रातों रात आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सब कुछ ले लेंगे अधिकार, तो प्रॉब्लम आएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं उसके हाथ में, लेकिन अभी भी थोड़ा सा उनको राहत दिया गया कि इनमें से 8 जो सदस्य होंगे उनको क्राउन नियुक्त करेगा, क्राउन नियुक्त करेगा। और ये जो 7 सदस्य होंगे इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करेगा। ये किया गया। तो अगर ये देखने में तो कह दिए कि भाई कंपनी का अभी भी कुछ है, लेकिन अगर ये सलाह देते समय एक साइड हो जाए तो वो 8 गवर्नमेंट का आदमी क्राउन के तरफ का है, बहुमत हमेशा उधर ही होगा। अगर एकांत कोई नहीं भी आता है तो ये दोनों का मत बराबर होने पर सचिव जो है वो अपने आप जो है कास्ट वोटिंग कर देगा, तो सरकार के ही पक्ष में रह जाएगा। इस तरीके से इस 15 सदस्यों को मैनेज किया गया। अगला लाइन लिखिए, इनमें से 8 सदस्य क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जबकि 7 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चयन किए जाते थे। अब देखिए, आज अगर हम आपके सामने खड़े होकर के कहते हैं कि जीपीएससी में ऐसा होता है, तो इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमें गुजरात में 17 साल पढ़ाने का अनुभव है। 2000 इससे रिलेटेड समझा रहे हैं कि अब अगला जो है, ये मत सोचिएगा कि हम अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो गुजरात में हम 2003 से पढ़ाते हैं, इसलिए 17 साल से हम यहाँ के परीक्षा के प्रश्न और पैटर्न को देख रहे हैं। और खास करके जीपीएससी मेरे इंटरेस्ट का विषय रहा था। क्लास 3 की तरफ हम कभी ध्यान नहीं दिए, लेकिन क्लास 1-2 का 2006 में भी हम घुस करके क्लास लिए थे, हम पढ़ाए थे उसमें। जब मेंस का क्लास और प्रीलिम्स का क्लास चला था, उसमें भी अपने क्लास से कई बच्चे पास किए थे। 14 में, 17 में, 18 में। तो क्या देख रहे हैं कि मेरे पास जीपीएससी के परीक्षा पैटर्न की जानकारी है। उसी तरह हम राजस्थान जाते हैं पढ़ाने, तो मुझे आरपीएससी के बारे में मालूम है। बिहार मेरा गृह प्रदेश है, और क्या कहते हैं, बिहार के भी जब हम दिल्ली में क्लास लेते थे, लगभग दिल्ली में भी 13 साल क्लास लिए, तो उस समय हम बिहार के बारे में भी बोलते थे। आप देखते होंगे यूपी के बारे में हम सबसे लास्ट में बोलते हैं, क्योंकि मुझे कबूलने में देर नहीं लगता है कि हमको थोड़ा अनुभव कम है, थोड़ा, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा कम है। लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और आईएएस, इसको हम 20 साल से देख रहे हैं, गुजरात को 13 साल 17 साल से देख रहे हैं, इसीलिए हम इन पर चर्चा कर पा रहे हैं। तो ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए दिल्ली में बैठा हो और वो अगर जीपीएससी को नहीं देखा हो, उसके प्रश्नों को, या कोई मध्य प्रदेश को नहीं देखा हो, तो उस पर चर्चा नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही ये इंग्लैंड में बैठा हुआ आदमी को अगर भारत के बारे में अनुभव नहीं होगा, तो ये 15 लोग, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो इंडिया आया ही नहीं है, वो तो वहां से सांसद है, तो भारत के बारे में कोई निर्णय लेना हो
तो ये 15 का सलाह यदि सेक्रेटरी मांगेगा तो इनको भारत के बारे में तो अनुभव होना चाहिए। इसलिए नियम बनाया गया कि चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करे और चाहे क्राउन नियुक्त करे, 15 में से 9 लोग ऐसे होंगे, चाहे वो जहां से भी नियुक्ति हो, उनको 10 साल कम से कम भारत में सेवा देने का अनुभव हो, भारत में वो 10 साल तक जो है काम किए हों, एक बार। और दूसरा कि आप जानते हैं कि हर 10 साल में परिस्थिति बदल जाता है। 2006 में जो जीपीएससी का पेपर था और जो 2014 में हुआ और जो अब पेपर है, उसमें आसमान जमीन का अंतर है। तो 10 साल में सब कुछ बदल जाता है, तो 10 वर्ष से ज्यादा नहीं हुआ हो भारत छोड़े हुए, ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले इस 15 में 9 सदस्य होंगे, जिससे कि वो एक मैच्योर जो है सलाह भारत के सचिव को दे सकेगा। लिखिए इस बात को। भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्य ऐसे होते थे जिन्हें भारत में 10 साल सेवा देने का अनुभव हो, जिन्हें भारत में 10 वर्ष सेवा देने का अनुभव हो, तथा उन्हें भारत छोड़े 10 वर्ष से अधिक नहीं हुआ, भारत छोड़े 10 वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो। अब आज ये जब बेस आप जान गए ना, तो इसको जोड़ करके समझना है, जब दादा भाई नौरोजी को यहां पर लिया जाएगा मेंबर के रूप में, इंडियन का प्रवेश जो होगा उसमें शब्द यूज किया जाएगा गृह शासन, तो इसी को गृह शासन नाम दिया गया इंग्लैंड। तो वहां पर भारतीयों को कब प्रवेश मिलेगा, अब यहां आपका अगर ये फंडा क्लियर है तो वो आपको समझ में आएगा। और अभी हम लोग वायसराय पे चर्चा ही नहीं किए हैं, वायसराय तब बाद में आएंगे कि यहाँ पर क्या होगा। ये ब्रिटेन में भारत के शासन को चलाने के लिए जो किया गया कि भारत का शासन क्राउन देखेगा, क्राउन एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को नियुक्त करेगा। क्राउन अपने मन से नहीं करेगा, वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा और पक्का है कि सत्तारूढ़ दल से होगा क्योंकि वह मिनिस्टर होगा। यानी उस समय के प्रधानमंत्री वही देते होंगे उनको लिस्ट कि यह व्यक्ति, जैसे मॉर्ले मिंटो सुधार, तो मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, तो उस समय का प्रधानमंत्री लिस्ट देता होगा कि यह व्यक्ति हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होगा, तो क्राउन उसको नियुक्त कर लेगा। और इसको सलाह देने के लिए 15 सदस्य नियुक्त किए गए, जिनमें से 8 सदस्य क्राउन के द्वारा होते थे और 7 सदस्य जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। और इनमें से 15 में से 9 मेंबर ऐसे होते थे जिनको भारत में 10 साल सेवा देने का अनुभव हो और भारत छोड़े 10 साल से ज्यादा नहीं हुआ, और इसी का नाम दे दिया गया गृह सरकार, होम गवर्नमेंट। लिखिए इस चीज को। भारत सचिव, इस सबको मिला के भारत सचिव और उसके कार्यकारिणी के परिषद को, कार्यकारिणी के परिषद को गृह सरकार कहा जाने लगा, गृह सरकार कहा जाने लगा। तो चूंकि ये बेस है, अब इसी पर शासन आगे चलेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर मेंबर का संख्या बढ़ेगा, इधर से संख्या घटेगा, इतने होना है, इसीलिए इस पे टाइम ले रहे हैं। अब इनका वेतन कौन देगा, तो उसका तो अनुभव उनके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था ही ना, कि उनका राजस्व जो है वो भारत के राजस्व से दिया जाता था, यानी इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं था कि इनको तनख्वाह कहां से देना है। लिख लीजिए इस चीज को। भारत सचिव
और उसके परिषद के सदस्यों को परिषद के सदस्यों को वेतन और भत्ते भारतीय राजस्व से दिया जाता था। अब आइए, एक समस्या भी और है जो बिना लिखे आपको मतलब डील करना जरूरी है। इस 15 को नियुक्त करने का तो आपके पास क्लियरिटी है कि इसको क्राउन करेगा, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, हटाएगा कौन? क्योंकि अब तो ये इसका बॉस है, भारत का सचिव। तो अगर ये हटा दे, नहीं हटा सकता है। इसमें साफ लिखा था कि इस 15 के 15 को हटाने का अधिकार पार्लियामेंट को होगा, यानी बहुमत पे जब ये इनका के नाम जाएगा और वहां की बहुमत कहेगी कि इनको हटा दीजिए तो ही हटाया जा सकता है। लिखिए, भारतीय परिषद के सदस्यों को भारत सचिव को हटाने का अधिकार नहीं था। उसे क्राउन ब्रिटिश संसद के सलाह पर ब्रिटिश संसद के सलाह पर हटाती थी। अब देखें इनकी कार्य प्रणाली कैसी थी। तो देखिए, ये अध्यक्ष होते थे और निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था। लिखिए, भारत सचिव गृह सरकार का अध्यक्ष होता था तथा निर्णय बहुमत के आधार पर होते थे। जितना डिटेल्स आपको लिखा रहे हैं अभी आपको लगेगा कितना डिटेल्स क्यों, लेकिन इसीलिए ग्रुप में सुबह हम इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग 50-60 क्वेश्चन अलग अलग राज्यों में जो पूछा था और विथ आंसर जो है आपको एक बुक से पिक्चर लेकर के आपको भेजे। तो आप उसमें देखिएगा, बीच में जब आ जाइएगा 8, 9, 10 क्वेश्चन के बाद, तब आपको दिख जाएगा कि कल जो हम पढ़ाए थे उसमें से लाइन उठा उठा के पूछा है कि नहीं, कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया जो खर्च किया गया वो किस चार्टर के द्वारा। ऐसे करके देखिएगा, सारे प्रश्न आपको दिखाई देंगे। और उसमें हालांकि कुछ प्रश्न तो चला जाएगा मार्ले मिंटो सुधार तक का, उसमें चूंकि पूरे चैप्टर को दिए हैं आपको, तो आगे आगे जब पढ़िएगा तब आप उसको मिला के देखिएगा। अगर आप इतना डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे तो इस लेवल के प्रश्न का कि ये सचिव जो है ये 2 बार वोट करता था। एक बार नॉर्मल वोट देता था और एक बार अगर इन दोनों के बीच में वोट बराबर हो जाए तो कास्ट वोटिंग करता था। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही मैजिकल चीज है। लिखिए, भारत सचिव साधारण मत भी देता था या सामान्य मत भी देता था तथा दोनों पक्षों का मत बराबर होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार था। अब सुनिएगा कि इसमें इनका अपर हैंड कितना था, ये देखिएगा कि कोई भी विषय इस काउंसिल में लाएं या नहीं लाएं, इनका विशेषाधिकार था। काम सलाह से करना है, लेकिन कब लाएंगे वो सचिव सोचेगा। किसी सबसे हमको अनुभव मिला जो हम कहे कि भाई इतना % आदमी अगर संसद का लिख करके दे दे तो लोकसभा अध्यक्ष को विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ेगा।
नहीं तो फिर जब चाहेगा कि लोकसभा अध्यक्ष तभी बुलाएगा, क्योंकि ये वही काम करते थे कि कोई विषय कब आएगा वो ये तय करते थे। और दूसरा कि इनके निर्णय को ठुकराने का इनको अधिकार था। लिखिए इस बात को, भारत सचिव परिषद में किसी विषय को लाने या नहीं लाने का अधिकार रखता था, तथा वह परिषद के निर्णयों की अवहेलना कर सकता था। और पूरे एक साल में भारत में क्या हुआ उसका पूरा एनुअल रिपोर्ट तैयार करके ये इसको संसद में रखता था। याद करिए, हम लोग यूपीएससी को भी यही कहते हैं कि आप पूरे साल में जितना परीक्षा लिए वो राष्ट्रपति को के माध्यम से संसद में रखवाइए, उस पर चर्चा होगी। सीएजी को भी यही कहते हैं। तो ये भी हर साल एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता था और उस वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर क्या कहते हैं ये संसद में वहां रखता था। लिखिए इस चीज को, भारत सचिव प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों को संसद में नहीं, अपने कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर संसद में प्रस्तुत करता था। अब भारत में क्या चेंज हुआ, लिखिए भारत में परिवर्तन। इसको मिटाएंगे नहीं ताकि आप यहां से इसको देख सकें। अब ये क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव बन गया गवर्नर जनरल। अब तक गवर्नर जनरल क्या था, रिप्रेजेंटेटिव तो वो कंपनी का ही था। तो गवर्नर जनरल क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव हो गया और उसको अब वायसराय कहा जाने लगा। यानी एक तरह से राष्ट्रपति गवर्नर को नियुक्त करने लगा। जैसे यहां प्रांतों में, यानी हमको वो अपना एक प्रांत गिन लिया, ऐसे समझना है, प्रोविंस गिन लिया। लिखिए पहला चीज, गवर्नर जनरल भारत में क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा और उसे वायसराय कहा जाने लगा। अब देखिए, अगर ये सचिव को कोई चिट्ठी लिखना हो, वायसराय को पत्र, तो इसके लिए उसको परिषद से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। काम थोड़ा स्पीड से हो इसीलिए। तो वायसराय सम्राट के प्रति उत्तरदायी था, लेकिन सचिव उसको कोई भी पत्र लिख सकता था। तो लिखिए, भारत सचिव भारत के वायसराय को सीधे पत्र लिख सकता था। और चूंकि यह एक पॉलिटिकल पोस्ट था, इसलिए किसी को भी नियुक्त किया जा सकता था। केनिंग भारत में था ही, और वह जो है इस 1857 के विद्रोह को कंट्रोल भी किया। एक गवर्नर जनरल के रूप में इंग्लैंड में वो अपने आप को सफल प्रस्तुत किया, इसीलिए केनिंग को फिर से वायसराय नियुक्त कर दिया गया। तो लिखिए, प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिंग को बनाया गया। और वो जो चला आ रहा था पहले से ही कि वायसराय को सहायता देने के लिए 5 सदस्य होंगे, जिसमें से एक विधिक सदस्य होंगे
उस व्यवस्था को कोई चेंज नहीं किया गया जो 1853 में आपको पढ़ाए थे। केवल गवर्नर जनरल अब वायसराय हो गया जो क्राउन का प्रतिनिधि होगा। लिख लीजिए इस चीज को। वायसराय को सहायता देने के लिए पांच सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, इन काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें एक विधिक सदस्य भी होता था। यही धीरे धीरे एक तरह से अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको लॉ मिनिस्टर नहीं कहिएगा, वो तो इंग्लैंड में पहले से था। धीरे धीरे अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। जब पढ़ाएंगे अटॉर्नी जनरल तब बताएंगे आपको। इस व्यवस्था से जो है 1858 का पूरा प्रशासन संचालित हुआ। अब हम लोग चूंकि संविधान पढ़ रहे हैं तो संवैधानिक चीजों को पढ़ेंगे। अब जब हम लोग इसी को इतिहास में पढ़ेंगे तब वहां फिर अब ये प्रशासन का चीज आपको अभी ही बता दिए, हम ही दोनों चीज पढ़ाएंगे आपको। अब इसका इंपैक्ट पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो जैसे सबसे पहला इंपैक्ट देखिए कि इतना लंबा चौड़ा गप कर दिया कि भारत की प्रजा ब्रिटेन की प्रजा है। तो जब भारत की प्रजा ब्रिटेन की प्रजा है तो फिर ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया ब्रिटेन का ही क्यों हो रहा है? कभी कोई भारतीय को नियुक्त करिए। अब ये जो यहां से चिट्ठी भेजेगा इसको, तो ये पूरे देश पर लागू करेगा, तो फिर इससे तो पूरा भारत का प्रजा प्रभावित होगा। तो जितने ज्यादा लोग प्रभावित होंगे वो सब धीरे धीरे वायसराय के ही विरुद्ध बोलना शुरू करेंगे। धीरे धीरे हमारे अंदर नेशनलिटी आएगा। ऐसे कई कारण थे जिस कारण से राष्ट्रीयता का उदय हुआ। फिर हम मांग उठाना शुरू करेंगे कि इसमें इंडियन को लाओ, इसमें इंडियन को लाओ, ठीक ना। तो उसके लिए उपाय करेगा, वो नंबर बढ़ाएगा मेंबर का, अपना बहुमत रखेगा, भारतीयों को कम मौका देगा, लेकिन हाँ हमको एंट्री देगा ना। धीरे धीरे करते करते हम जो है कंप्लीट फ्रीडम ले लेंगे उससे। तो ये था इनका बेस। अब हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। हेडिंग दीजिए भारत सरकार अधिनियम 1861 1861। सबसे पहले कि 58 से आप 59, 60, 61 3 साल नहीं चल सके और आपको एक नया एक्ट लाने की आवश्यकता पड़ गई। तो इसलिए जरा जाने 1-2 की लाने के पीछे इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य। तो लिखिए उद्देश्य। पहला उद्देश्य था कि वायसराय का जो इन काउंसिल है उसको थोड़ा एप्रोप्रिएट बनाया जाए। एप्रोप्रिएट नहीं कहिए, उसमें कुछ मेंबर जोड़ा जाए, बस एक लाइन में यही समझिएगा, जिससे भारतीय संतुष्ट हो। तो लिखिए इस चीज को। वायसराय के परिषद के कार्यकारिणी को उपयुक्त बनाया जाए। दूसरा, अब धीरे धीरे नए नए प्रांत बनेंगे, तो उन प्रांतों का प्रशासन वायसराय कैसे चलाएगा उसके लिए एक रूपरेखा तैयार किया जाए। तो लिखिए विभिन्न प्रांतों का प्रशासन वायसराय के नियंत्रण में चलाने संबंधी रूपरेखा प्रस्तुत किया जाए। अब अगला ये है कि अब तक तो देखिए कंपनी अपना समझे 1857 के पहले। किसी कारण से 1858 में इसकी व्यवस्था नहीं हुई। किसी कारण से अगर वायसराय का पद रिक्त हो गया तो क्या व्यवस्था होगा, ये तो हम सोचे ही नहीं। 58
आपके मन में एकदम बराबर का प्रश्न आ रहा है और हम उसका समर्थन करते हैं, तो सर यहाँ भी तो हो सकता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है अगर किसी कारण से मृत्यु, परित्याग, इस्तीफा कुछ भी कर दे, अचानक पद खाली हो जाए, तो वहां पर क्या होगा? तो भाई वो लंदन में होगा खाली। तो कोई बात नहीं है, आप याद करिए थोड़े समय के लिए जब अपने कोई मंत्री बीमार पड़ते हैं तो अपने क्या करते हैं, दूसरे मंत्री को अतिरिक्त चार्ज दे देते हैं। इंडिया में ही कोई काम करना है तो अगर कोई राज्यपाल इस्तीफा दे देता है तो बगल के राज्य के राज्यपाल को उसका चार्ज सौंप देते हैं। तो अगर वहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इस्तीफा दे देगा तो कोई बात नहीं है, क्या कहते हैं, लॉ मिनिस्टर को अतिरिक्त चार्ज दे देंगे कि भाई जब तक नया नहीं होता है तब तक आप इस पद को संभालिए। बट अगर इंडिया में हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया वाले वायसराय को यहाँ का चार्ज दीजिएगा क्या? चला ही नहीं पाएगा उसमें। एकदम क्लियर? इसलिए जो है इनकी रूपरेखा पर कुछ न कुछ विचार करनी होगी। तो लिखिए इस बात को, वायसराय का पद रिक्त होने पर अस्थायी व्यवस्था के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता, जोगवाई किए जाने की आवश्यकता। ये छोटा सा था, अब इतिहास में पढ़ेंगे ना तब एक पन्ना पढ़ लेंगे कि क्या क्या कारण, क्योंकि यहां हमारा मूल उद्देश्य है कि आपको भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से ही ये चीज पढ़ाएं। लेकिन जहां हमको लगता है कि नहीं इसके लिए थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता दिया जाए, तो इसलिए जो है हम आपको थोड़े बहुत ऐतिहासिक पुट दे देते हैं। तो चलिए अब देखें इसके अंदर क्या क्या प्रावधान था। लिखिए प्रावधान, जोगवाई। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर वायसराय को हम 1905 में ले जाना चाह रहे हैं, बंगाल विभाजन, मान लीजिए अगर वायसराय को बंगाल का शासन चलाने में दिक्कत हो रहा है, जो उनका करना था कि बहुत बड़ा स्टेट था, प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन जरूरी था, तो अगर ऐसा था तो ये काम कर्जन क्यों कर दिया? कर्जन तो वायसराय था, क्योंकि ये काम तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से पूछ करके करना चाहिए था, या ये काम तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पूछ के करना चाहिए था। सीधे सीधे कर्जन इस चीज को कर दिया। इसका मतलब कि इस एक्ट में यह कोई न कोई व्यवस्था था जिसका वो सहारा लेकर के ये काम किया। या 1911 में फिर बंगाल से, पश्चिमी बंगाल से बिहार उड़ीसा को अलग किए, वो क्या था? कभी क्या कहते हैं सिंध से बंबई को अलग किए, कभी बर्मा को अलग किए, जो आगे वो सारा का सारा इसी प्रोविजन में है। पहला कि कहा गया कि वायसराय को विधायी कार्यों को सुविधाजनक चलाने के लिए, लेजिस्लेटिव वर्क को सुविधाजनक चलाने के लिए नए प्रोविंस बनाने का अधिकार होगा और वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार होगा। लिखिए इस चीज को, वायसराय को विधायी कार्यों के लिए नए प्रांत की स्थापना और उन नवनिर्मित प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार होगा। दूसरा, अब वायसराय का, एक मिनट, ये कोरिलेटेड है इसलिए इधर बनाते हैं। अब वायसराय का जो इन काउंसिल था, अब उसको इन काउंसिल नहीं कहिएगा, केंद्रीय कार्यकारिणी कहिएगा। क्यों?
क्योंकि अब प्रांतों में भी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेगा तो उन प्रांत में भी उनका अपना इन काउंसिल बनेगा, तो वो कहलाएगा प्रोविंशियल इन काउंसिल और ये कहलाएगा सेंट्रल इन काउंसिल, केंद्रीय कार्यकारिणी। तो वायसराय का जो ये केंद्रीय कार्यकारिणी है, इसके सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई। ये पहला चेंज हुआ, लिखिए इस चीज को, वायसराय के केंद्रीय कार्यकारिणी की संख्या 5 कर दी गई। अब ये जो 5 होंगे इसको 3 और 2 में डिवाइड किया गया। 3 जो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त करेगा अपने इन काउंसिल के बहुमत के आधार पर, और 2 को ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करेगा। यानी क्या हुआ कि वायसराय को, ध्यान दीजिएगा, वायसराय को बीच में डमरू बना दिया, ऐसे बजाना है। 3 आदमी सचिव का होगा, वो ऐसे बजाएगा, और 2 आदमी ऐसे क्राउन का होगा। यानी क्या देख रहे हैं कि इसको जो है पूरी तरह से यहाँ पे चेक एंड बैलेंस के लिए जो है इस तरह का सिस्टम किया गया। लिखिए इस चीज को, क्या लिखे पहले, केंद्रीय कार्यकारिणी में 5 सदस्य किए गए। अब अगला लिखिए, इनमें से 3 सदस्य भारत सचिव अपने कार्यकारिणी के सलाह पर नियुक्त करेगा। जबकि 2 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अब ये जो 3 लोग नियुक्त होंगे, अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसीलिए 1858 एकदम रुक के समझाया आपको। इनको भारत में 10 साल तक सेवा देने का अनुभव होना चाहिए। देख रहे हैं, पहले, आज भी पहले कलेक्टर बन करके जिला में काम करके उस फील्ड को फेस करिए, अब बाद में सेक्रेटरी बन के सचिवालय में आ जाइए, जो प्रॉब्लम फेस किए थे उसके लिए पॉलिसी बनाइए, और पॉलिसी बना के नए जो कलेक्टर आईएएस आते हैं उनको फिर बताइए कि ये जो है इस तरीका से इसको काम करना है। तो पहले ये 10 साल भारत में सेवा दिए हैं, इनको यहाँ का समस्या मालूम है, वो जो है वायसराय को सहायता देगा। कितना परिपक्व होगा, क्यों? क्योंकि वायसराय तो क्राउन के द्वारा सीधे भारत आ गया। केनिंग ने मान लीजिए गवर्नर जनरल पहले से था, लेकिन केनिंग के बाद जो आएगा, या हम लोकप्रिय नाम लेते हैं, कर्जन आएगा, रिपन आएगा, लिटन आएगा, उसको भारत के बारे में कितना जानकारी है। तो इसीलिए जानकार लोगों को जो है उनका सलाह मिले। लिखिए इस चीज को, सचिव के द्वारा नियुक्त व्यक्ति को 10 साल तक भारत में काम करने का अनुभव हो, अब देख लीजिए, अब इस 3 में ऐसे था 2+1, क्योंकि एक आदमी इसमें सेना का होना चाहिए, तो इसी को कहा गया असाधारण सदस्य। ये चीफ कमांडर सेना का जो होगा उसको एक मेंबर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। लिख लीजिए, भारत सचिव, एक मिनट, हाँ, चीफ कमांडर के जगह पे लिखिएगा कमांडर इन चीफ। भारत सचिव कमांडर इन चीफ को
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर के रूप में, असाधारण सदस्य के रूप में नियुक्त करेगा। अब आ जाइए इस तरफ। 3 आदमी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से नियुक्त होंगे। उनमें से 2 आदमी जो हैं, ऐसे तीनों पे नियम लागू होगा, लेकिन 2 आदमी जो है वो साधारण होंगे, यानी कोई भी जो भारत में 10 साल तक सेवा दिया है उसको लिया जाएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर होगा जो 10 साल भारत में सेवा भी दिया हो और सेना में कमांडर इन चीफ के पद पे होकर के वो ब्रिटेन लौटा हो, उसको जो है इसमें नियुक्त किया जाएगा। अब देख लीजिए, इसमें एक साधारण व्यक्ति होगा किसी भी क्षेत्र का, लेकिन 5वां जो होगा उसका नाम दिया गया विधि सदस्य। ये होंगे लीगल मेंबर, क्योंकि वायसराय को कोई कानूनी अगर इनसे चाहिए मदद तो उसके लिए ये होंगे। और सुनिएगा, अब ये विधि सदस्य, इंग्लैंड का नामी वकील जो है उसको आप भारत में ले आइए, वो क्या कर लेगा? इंडिया के बारे में उसको क्या मालूम? इसीलिए इनको कम से कम भारत में 5 वर्ष का वकालत करने का अनुभव हो, उसी को जो है यहां पे विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। लिखिए इस चीज को, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त 5वां सदस्य विधि सदस्य होता था, या उसको कह लीजिए लीगल एक्सपर्ट होता था, कायदा शास्त्री होता था, धारा शास्त्री होता था गुजराती में, और उन्हें भारत में 5 वर्ष वकालत का अनुभव था। अब इसको एक बार बिना भाषा के फिर से समझा देते हैं। देखिए, 1858 में जो गृह सरकार का गठन किया गया कि क्राउन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को नियुक्त करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की सहायता के लिए 15 लोग होंगे, 15 में से 8 जो है वो क्राउन के द्वारा नियुक्त होंगे, और 7 जो होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त होंगे, और सब में से इनमें से 9 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको 10 साल तक भारत में काम करने का अनुभव हो और 10 साल से ज्यादा भारत छोड़े हुए नहीं। तो 61 में उस व्यवस्था में परिवर्तन करने का कोई आवश्यकता महसूस नहीं किया गया। 61 में यह महसूस किया गया कि वायसराय जो हैं उनकी कार्यकारिणी को कैसे, केंद्रीय कार्यकारिणी को कैसे पुनर्गठित किया। तो ये क्या है इनकी कार्यकारिणी, ये बार बार क्यों बता रहे हैं? अभी इस पूरी कार्यकारिणी के साथ 6 और लोगों को जोड़कर एक विधान परिषद बनेगा, इसलिए जरा इसको ध्यान रखिएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में 5 सदस्य रखे गए। समझना है, ये मंत्री हो गए भारत के लिए, राज्यपाल को 5 मिनिस्टर मिला। उस समय राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री नहीं होगा, यही मुख्यमंत्री भी होंगे। और ये जो 5 सदस्य होंगे उनमें से 3 जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया के कार्यकारिणी के बहुमत के आधार पर नियुक्त होंगे, और 2 जो होगा उसको ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करेगा। इधर वाली बात को फिर से दोहरा रहे हैं। अब ये जो 3 लोग होंगे इसमें से 2 को कहा जाएगा साधारण सदस्य और 1 को कहा जाएगा असाधारण सदस्य। साधारण सदस्य का मतलब हो गया कि ये भारत में किसी भी फील्ड में, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहा हो
चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाला हो, चाहे वो सेना में भी रहा हो, किसी भी फील्ड में अगर भारत में ये 10 साल सेवा दिया है तो इसको जो है यहाँ पे 2 लोगों को वो नियुक्त करेगा। और एक को कहा गया असाधारण, यानी ये जो है सेना का ही आदमी होगा और उसका रैंक मिनिमम कमांडर इन चीफ का होगा भारत में, और 10 साल तक वो भारत में काम किया होगा। वो वाला बैरियर तो रहेगा ही। ठीक इसी तरह क्राउन के पास जो 2 लोग हैं जो यहाँ वायसराय की कार्यकारिणी में आएंगे, एक होंगे साधारण सदस्य और दूसरे को हम लोग कहेंगे विधि विशेषज्ञ, धाराशास्त्री या विधि सदस्य। और ये जो विधि सदस्य होंगे इनको 5 वर्ष तक भारत में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। जरा हमारे पुराने विद्यार्थी क्लास के बाद हमको व्हाट्सएप करिएगा कि पहले भी आप ग्रोवर पढ़े होंगे, लेकिन आज आप किस तरह से समझ रहे हैं इसको समझिएगा। और इसीलिए 2 एक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है और घंटा बीतने जा रहा है। अब तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक्ट बड़ा न होते चला जाएगा। तो अब सोच लीजिए तीसरा एक्ट 40 मिनट का कम से कम आएगा इसका मतलब। तो जब तक आपके अंदर ये क्लियरिटी नहीं होगा, अब देख लीजिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। 1861 के एक्ट के अनुसार, नहीं 1861 के एक्ट के संदर्भ में आईएएस वाला प्रश्न निम्न कथनों पे विचार करें। पहला, वायसराय की कार्यकारिणी में 5 सदस्य होते थे। दूसरा, हम स्टेटमेंट गलत कर देते हैं, इनमें से सभी सदस्य भारत सचिव के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ठीक है। तीसरा, अब तो सब सही बताएं, एक ही गलत करेंगे। तीसरा, वायसराय की कार्यकारिणी में कमांडर इन चीफ साधारण सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता था। असाधारण सदस्य इसको कहा गया है। और चौथा, वायसराय की कार्यकारिणी में जो विधि सदस्य होता था या विधि विशेषज्ञ होता था उसे भारत में कम से कम 5 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, उसके लिए यह अर्हता था। उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य नहीं है? देख रहे हैं। अब आपके अंदर अगर ये क्लियरिटी है तो आप 1861 को गिरा देंगे परीक्षा में, और अगर ये क्लियरिटी नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी। और इनमें से कोई एक पॉइंट हटा करके कह दें कि इस एक्ट के द्वारा वायसराय को नए प्रांतों के विधिक सहायता के लिए या विधिक परेशानी से दूर करने के लिए नए प्रांतों के गठन का अधिकार दिया गया, वो भी आपको इसके पहले लिखा है। ये चीज को आप जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे देखें। अब अभी आपको कहे कि वायसराय की अनुपस्थिति में कौन काम करेगा। लिखिए, वायसराय की अनुपस्थिति में उसकी परिषद सहित, अब इसमें से किसी भी एक को अध्यक्ष नामांकित कर दिया जाएगा। उसकी परिषद सहित किसी एक सदस्य को अध्यक्ष नामांकित करने का अधिकार वायसराय को दिया गया। चलिए अब जरा सुनिएगा, ये तो वायसराय की कार्यकारिणी कंप्लीट नहीं हुई। ये वायसराय की वह कार्यकारिणी जिसमें कि इंग्लैंड से लोग नियुक्त हुए। अब जरा देखिए, अब इस एक्ट के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी में एक नया चीज जुड़ा गया। कहा गया कि ये जो 5 सदस्य हैं इधर, इनके बारे में तो आप पढ़ लिए। अब अगर इनको ये हटा दीजिए कि कौन नियुक्त करेगा, तो इनमें से
3 सदस्य साधारण हुए, एक सदस्य असाधारण हुआ और एक सदस्य विधि विशेषज्ञ हुआ। ठीक है। अब ये आधा कार्यकारिणी हुआ, ये हो गए पूर्ण सदस्य। कहा गया इसके अलावा अतिरिक्त सदस्य होंगे, एडिशनल मेंबर। इसीलिए पहले आपको ये वाला पार्ट पढ़ा दिए, इधर ये क्या था, और वो 6 से लेकर के 12 हो सकते हैं। ये वायसराय की इच्छा पर निर्भर करेगा और इनको नॉमिनेट, नामांकित वायसराय ही करेगा। यानी क्या देख रहे हैं, वायसराय की स्थिति मजबूत हो गई कि उसके 12 सदस्य या 6 भी अगर हुआ तो 6 और 5 में 6 इनके फेवर का आदमी हो गया। क्या देखे, ये पार्लियामेंट का कहानी है, ये क्राउन नहीं किया। देखिए जरा, क्राउन के हाथ में भी कुछ लोग जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के भी, और कुछ लोग वायसराय के भी। कुल मिलाकर के तीनों शक्ति जो था कार्यपालिका का अपने अपने स्तर का, तीनों को ला करके चेक एंड बैलेंस कर दिया। अब आगे इसी में भारतीय घुसेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और तब कहेंगे हम लोग कि भाई इसमें भारतीयों को प्रवेश मिलना चाहिए। गोखले जी वगैरह जो उदारवादी चरण आएगा, अभी आगे पढ़ेंगे, तो यहां एंट्री मारेंगे। अभी तो ये वायसराय को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया। लिखिए इस चीज को, वायसराय को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्य नामांकित करने का अधिकार दिया गया। नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया और इन्हें अतिरिक्त सदस्य कहा जाने लगा। अब वायसराय की स्थिति मजबूत हो गई, तो फिर देखिए वायसराय को भी चेक किया। कहा कि जितना मेंबर होगा, अगर मान लीजिए 6 हुआ, तो आधे गैर सरकारी होंगे, यानी वो भारत सरकार में किसी पोस्ट पर नहीं रहा होगा, और आधे सरकारी होंगे, यानी वायसराय घुमा फिरा करके क्राउन किसी को नियुक्त किया है, भले वो यहाँ के निचला पोस्ट पे हो, लेकिन उसको फिर से रख लेगा। तो ये आधा आधा बांट दिया। लिखिए इस चीज को, वायसराय के अतिरिक्त सदस्यों में आधे सरकारी और आधे गैर सरकारी होंगे। और इनका कार्यकाल, ये अतिरिक्त सदस्यों का 2 वर्ष का होगा। लिखिए इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। अब सुनिएगा, अगला लाइन लिखा रहे हैं, 61 में ये एक्ट बना, कैनिंग ही है अभी वायसराय। तो कैनिंग यहां क्या किया, 3 गैर सरकारी सदस्य उसको नियुक्त करना था, वो 6 ही रखा शुरू में। तो 3 में किसको रखा जानते हैं, जो लोग इनको 1857 में जो राजा इनको साथ दिया था। एक बनारस के राजा को रखा, एक पटियाला के राजा को रखा, और एक दिनाकर राव को रखा। कैसा खतरनाक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जरा देख लीजिए। लिखिए 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के राजा
और सर दिनाकर राव को नियुक्त किया। और सर दिनाकर राव को नियुक्त किया। सर की उपाधि है, देख ही रहे हैं, ये लोग अंग्रेज के समर्थक लोग होंगे। अब सुनिएगा, ये केवल विधि निर्माण में होंगे, कोई कानून बनाना हो तो, कानून लागू करने में नहीं होंगे। यानी ये हो गए कानून लागू करेंगे, जब अकेले बैठेंगे तो ये कार्यपालिका के तरह काम करेंगे, तो इस समय कहेंगे इसको इन काउंसिल। आज जब ये पूरे बैठेंगे तो इसी को लोग लोकल भाषा में कहने लगा विधान परिषद, ठीक है ना। और ये सब बैठ करके कानून बनाएंगे भारत के लिए। कंफर्म हो गया, क्लियर। ये था 1862 का एक्ट। अब हम लोग एक लाइन खाली और लिख लें कि इनके बात पर वीटो लगा सकता है वायसराय। तो लिखिए इस चीज को, अतिरिक्त सदस्यों का कार्यपालिका के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, वायसराय इनके प्रस्तावों पर वीटो का प्रयोग कर सकता था। और एक लास्ट लाइन 1861 का, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर कोई संकटकालीन स्थिति आ जाए कि इनका अभी बुलाना संभव ना हो, तो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है वायसराय, वो इसके अंदर दे दिया। तो लिखिए इस चीज को, युद्ध या संकट काल में वायसराय को वीटो शक्ति प्रदान किया गया, जिसके लिए उसे परिषद से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो अब आगे बढ़े हम लोग। तो आगे बढ़ने के पहले अब आपको एक बार जो रिवीजन करते हैं वो समझा दें। लोकल भाषा में जो कहा गया था अब वो लिख दें, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए। लेजिस्लेटिव काउंसिल, सबसे पहले इस एक्ट के द्वारा वायसराय के जो इन काउंसिल के मेंबर थे उसको जो है वहां से नियम बना के भेजा। कहा कि 5 मेंबर इनके कार्यकारिणी में होंगे, ये प्रशासनिक काम करेंगे। 5 में से 3 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त करेगा, 2 को क्राउन नियुक्त करेगा। 3 में से 2 साधारण सदस्य कहलाएंगे और 1 असाधारण सदस्य कहलाएंगे। साधारण सदस्य का मतलब हुआ कि ये भारत में दोनों को 10 साल तक तो काम करना ही होगा, लेकिन ये भारत में किसी भी फील्ड में 10 साल तक अपना सेवा दिए हों और ये कमांडर इन चीफ के पोस्ट तक पहुंचे हों सेना में, और प्लस 10 साल तक भारत में अपनी सेवा दी है। क्राउन के अधीन जो आएंगे, एक साधारण और एक विधि विशेषज्ञ। साधारण में भी वो 10 साल वाला तो सब में है, वो ध्यान रखिएगा। विधि विशेषज्ञ को 5 वर्ष का भारत में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। आप इस पूरे कार्यकारिणी को यहां ला दीजिए, इसमें अतिरिक्त सदस्य को जोड़ दीजिए। लोग कहने लगा ये विधान परिषद, यानी जब ये प्रशासनिक निर्णय लेगा तो ये 5 और 6 लोग बैठ करके एक्सिक्यूटिव निर्णय लेगा, और जब इसको कोई लेजिस्लेटिव काम करना होगा तो ये 5 तो बैठेंगे ही। वायसराय को यहाँ पे एडिशनल मेंबर 2 साल उनका कार्यकाल होगा के लिए 6 से 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया। उसमें से कहा गया कि आधे सरकारी होंगे, आधे गैर सरकारी होंगे। मतलब अगर 12 कर दे तो 6 सरकारी और 6 गैर सरकारी। लेकिन हम क्या देखें कि कैनिंग 6 को ही किया था, जिसमें वो 3 गैर सरकारी सदस्यों में एक बनारस के राजा को, एक पटियाला के राजा को और एक दिनाकर राव को जो है नियुक्त किया था। ये कहानी है 1861 का। अब
सरकार वर्ड हट जाएगा, अब हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट। अब इस परिषद में शुरू हो जाएगा ना जो भी सुधार होना है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था भारत के क्या कहते हैं इसमें, अब भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लिखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब सबसे पहली बात कि 61 के बाद वो क्या कारण था कि 92 में जो है ये इस एक्ट को लाने की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहला कारण था कि फ्रांसीसी क्रांति कई हो चुका इतना देर, नेपोलियन चला गया, समझ गया है। 1799 में ही नेपोलियन का उदय हुआ था, 1805 में तो राजा बन गया, 1815 तक उसको पकड़ लिया गया। तो उसके बाद भी फ्रांस में और भी कई बार क्रांतियां हुई, 1830, 1848। तो उस फ्रांसीसी क्रांति के कारण विश्व के कई क्षेत्रों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। तो इनको लगा कि कहीं भारत में भी राष्ट्रीयता की भावना तो विकसित नहीं होने लगा, तो एक काम करो, वो जो विधान परिषद बनाए थे उसमें कुछ आदमी इंडियन को इंक्लूड करो, जिससे कि उनको थोड़ा संतुष्टि हो कि नहीं हम भी भारत में अपना भूमिका निभा रहे हैं। सेकेंड, जब शिक्षा का प्रचार प्रसार किया आपने यहाँ, भले वो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, लेकिन हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लोग जो हैं, जब वो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ के आएंगे तो क्या होगा कि उनके मन में भी तर्क की भावना होगी। राजा राम मोहन राय जैसे लोग जब पढ़ के आ जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे यहाँ एजुकेशन का विकास हुआ, तो उससे भी हमारे अंदर नेशनलिटी का विकास हुआ। उस राष्ट्रीयता के भावना को पनपने नहीं देना है, उसको एक जगह पे रोकने का प्रयास करना था। ये एक कारण था 1892 के एक्ट का। लिखिए पहला कारण, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति तथा भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षा के प्रसार से राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। और दूसरा कारण, क्या घटना घट गया अब तक, 1885 में कांग्रेस बन गया। भारत को एक कांग्रेस से कुछ नहीं मिला, लेकिन एक जरूर मिला कि एक केंद्रीय संस्था मिल गया जो भारतीयों के हितों का आवाज उठा सकता था। तो उस कांग्रेस का मांग जो है था कि हमको इसमें जगह दीजिए। तो लगा वायसराय को कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं इसी मुद्दे पर कांग्रेस आंदोलन न शुरू करे, तो इसलिए जो है हम इसको विस्तार करते हैं। तो लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारतीयों को प्रशासन और विधि के निर्माण में अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई। और हम सभी जानते हैं कि शुरुआती दौर में डफरिन कांग्रेस के करीब था, भोज भी दिया था, सब पढ़े हैं आप। तो डफरिन एक गुप्त पत्र भेजा, क्या कहते हैं, ब्रिटेन में, वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और कहा कि ये कांग्रेस जो है दिनों दिन जनता का प्रतिनिधि होते जा रहा है। अगर इसमें से कुछ मेंबर को अपने यहाँ, अरे 4 को चुन ही लेंगे तो वो कौन सा बहुमत साबित कर देगा,
लेकिन कुछ को अगर हम अपने यहाँ ये विस्तार करके अगर इसमें प्रवेश करा दें तो क्या होगा, डफरिन को लगता था कि फिर वो सरकारी भाषा बोलने लगेगा, क्योंकि वो फिर अपना आदमी हो जाएगा। तो डफरिन का वह गुप्त पत्र भी जो है एक कारण बना इसके विस्तार के लिए। लिखिए, लॉर्ड डफरिन के द्वारा गुप्त पत्र के माध्यम से विधान परिषद के विस्तार का सुझाव। तो ये 3 मुख्य कारण था इस एक्ट के आने का। अब प्रावधान क्या था, तो लिखिए प्रावधान। सबसे पहले नाम तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ही होगी, लेकिन इसको लोकल भाषा में विधान परिषद कहने लगेंगे। तो पहला क्या किए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। लिखिए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। तो क्या विस्तार किया गया, तो इस 5 में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक ना। जो वहां से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भेजा करते थे, जो अभी आप पिछले में पढ़े थे, एक विधिक सदस्य होते थे, कमांडर इन चीफ होते थे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज यहां अतिरिक्त सदस्यों में। लेकिन जब हम लोग लिखेंगे तो फिर ये दोनों लिखना होगा। तो लिखिए, तो वायसराय की कार्यकारिणी में 5 सदस्य ब्रिटेन से, अब मतलब ये नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे, ब्रिटेन से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा क्राउन के द्वारा नियुक्त किया जाता था। बस यहीं पे बढ़ा दिया, कहा कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 16 मेंबर वायसराय जो है अतिरिक्त सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी में रहेगा। लिखिए, वायसराय की कार्यकारिणी में व्यवस्थापिका के सदस्य, इनको नाम दे दिए अतिरिक्त सदस्य या कहा गया व्यवस्थापिका के सदस्य। व्यवस्थापिका के सदस्य ब्रैकेट में लिखिएगा अतिरिक्त सदस्य की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 16 निर्धारित की गई। कहा गया कि आप जो रखिएगा उसका 40% जो होगा वो गैर सरकारी सदस्य होना चाहिए। देख लीजिए, संतुष्ट करने का प्रयास कि सरकार के आदमी को नहीं लिया जा रहा है, 40% गैर सरकारी सदस्य होंगे। लिखिए, अतिरिक्त सदस्यों में से 40% सदस्य गैर सरकारी होना अनिवार्य कर दिया गया। अब चुनाव का क्राइटेरिया तो बहुत ऊपर था, समझ लीजिए आम आदमी के हाथ में तो था ही नहीं। लेकिन कहा कि कुछ चुने हुए होंगे और कुछ को वायसराय मनोनीत करेगा। सरकारी सदस्य को मनोनीत करेगा, गैर सरकारी सदस्य निर्वाचित होंगे। लिख लीजिए, इनमें से कुछ चुने हुए सदस्य होंगे और कुछ मनोनीत सदस्य होंगे। निर्वाचित होंगे और मनोनीत होंगे। अब वो सब पढ़ेंगे इतिहास में कि क्या था। यहां अपने को सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है कि क्या है।
अब एक नया चीज दिया कि इसके पहले साल का जो वित्तीय विवरण होता था, जिसको आप बजट कहते हैं, इन सदस्यों को मतलब 1861 वाला में कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं था। इसमें कम से कम पूछने का अधिकार दिया कि आप जो है प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया। वोटिंग जो है ये यही 5 आदमी और ये एक मिलकर के करेगा। तो लिखिए, विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को, इसमें जो इंडियन होंगे, विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक वित्तीय विवरण के दौरान, एनुअल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दौरान प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। दूसरा कहा कि अगर आप आज जो है नोटिस देंगे तो उस पर चर्चा 6 दिन बाद होगी, लेकिन क्या कहेंगे, 6 दिन पूर्व नोटिस के आधार पे इन सदस्यों को जनता के हितों से संबंधित कोई प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अभी बताते हैं इसी में क्या हुआ, जो आप पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ मांग लिया, इसी में मांग लिए। जो हम लोग पढ़ते हैं 1892 के संविधान विधेयक के माध्यम से भारतीयों के लिए पहली बार मांग किया गया था, वो इसी का परिणाम था। तो लिखिए, सदस्यों को 6 दिन पूर्व सूचना के आधार पर सर्वसाधारण के हितों के संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। हम लोग इसी को इग्नोर कर देते हैं और सीधा 1919 पढ़ने लगते हैं। जब हम ये अभी स्ट्रक्चर अब इसी में ना विस्तार होते जाएगा और हम 1935 पढ़ने लगेंगे, लेकिन ये जब हमारे दिमाग में होगा तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सुनिएगा, इसके अध्यक्ष को इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को निरस्त करने का अधिकार था, नहीं तो फिर ये रोज नया एक समस्या भारतीयों का लेकर आएंगे ये लोग। तो लिखिए इस चीज को, परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्य के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार दिया गया। अब जरा इसको इतिहास से जोड़कर समझिएगा। शुरुआती दिनों में हमको लगेगा कि ये जो है प्रश्न पूछने का खाली अधिकार दिया, जब मेरा बात मानेगा ही नहीं तो क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन यह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा दिया, लोगों को जागृत करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कैसे, अब वो सुनिएगा। इसीलिए तो इनको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाना पड़ेगा। इसके बाद हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, इतिहास में आपको पढ़ाएंगे, हर लोग 2 भाषा में अखबार निकालने लगे। ठीक है, मराठा, केसरी, बहुत सारे अखबार थे उस समय। तो क्या कहते हैं, यंग इंडिया, बहुत सारे अखबार निकालने लगे। नवजीवन आगे चल के गांधी जी का, हालांकि वो 1919 के आसपास की घटना है, बट यहाँ पे कम से कम लाल बाल पाल तो थे। तो बाल गंगाधर तिलक भी अखबार निकालते थे, लाला लाजपत राय भी अखबार निकालते थे। उनका टोटल का टोटल इमोशन इन्हीं भारतीय सदस्यों के क्वेश्चन पर होगा नजर, क्योंकि उनके अखबार में उसके बाद इनके प्रश्नों को पूरा इतने बड़े लाइन में लिखा जाएगा।
कि भारतीय सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा, इससे भारतीयों को ये लाभ होता, और देखिए वायसराय इसको ठुकरा दिया। ये बात रीजनल लैंग्वेज में भी छपा और ये बात अंग्रेजी अखबार में भी छपा। इसका नतीजा क्या होगा कि भारत में रहने वाले अपर क्लास और जो रीजनल लैंग्वेज का अखबार पढ़ते हैं, उन दोनों के मन में राष्ट्रीयता की भावना आएगी कि हमारा भारतीय नेता एक तो गिना चुना इसके अंदर है, और वो अगर कोई प्रश्न पूछता है तो देखिए इसको ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं। क्या देख रहे हैं कि बंगाल विभाजन में जो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, जो आईएएस में प्रश्न आता है, उसका एक कारण ये 1892 का एक्ट भी था, क्योंकि 1892 से 1905 के बीच में 13 साल में इतने बार अखबार में छपा होगा कि वायसराय ने जो है भारतीय सदस्यों के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया, अस्वीकृत कर दिया। जनता में अंदर से तो था ही यह बात। और भी कई कारण हैं, बंगाल विभाजन के कारण जो विद्रोह हुआ, बंगाल में जो यूनिटी था, लेकिन एक कारण राष्ट्रीयता का यह भी था। तो हम लोग आगे इतिहास में इसको देखेंगे। अब जरा हम लोग देखें यहां कि आप जो 1862 में कहे थे कि वायसराय नए प्रांतों का गठन कर सकता है, तब प्रांत का शासन कैसे चलेगा? तो पहले सुनिएगा, प्रांतीय परिषद जो होगा, प्रोविंशियल काउंसिल, तो उसमें भी दो भाग होंगे। एक वहां के प्रांतों के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, उनकी एक कार्यकारिणी होगी, उस पर चर्चा नहीं करना है। अतिरिक्त सदस्य जो होंगे प्रांतीय परिषद में, इधर वाले, तो वो तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग होगा, क्योंकि उनकी आबादी अलग अलग है। तो जरा देखें कि बंबई में कितने अतिरिक्त सदस्य हुए, मद्रास में कितने हुए, क्या कहते हैं बंगाल में कितने हुए, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर कितने हुए। ये चार मेन था उसमें। तो लिखिए, तो प्रांतीय वायसराय, ऐसे लिखिए, प्रांतीय परिषद का भी पुनर्गठन किया गया। जिसके अंतर्गत बंबई, बंगाल और मद्रास में अतिरिक्त सदस्यों की न्यूनतम संख्या 8 और अधिकतम संख्या 20 कर दी गई, और अधिकतम संख्या 20 कर दी गई। जबकि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में यह संख्या 15 रखी गई। अब इनका निर्वाचन कौन करेगा, इलेक्शन? तो याद करिए, अब तक अपने देश में नगर पालिका की स्थापना हो चुकी है। कई जगह, ये इतिहास का चीज है, 1861 के बाद ही धीरे धीरे नगर पालिका बनने लगा। कई जगह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाया जाने लगा, जिला बोर्ड, और विश्वविद्यालय से कुछ लोगों को, ताकि सिलेक्शन अच्छे लोगों का, और व्यापार मंडल जो विभिन्न होते थे, उनमें से कुछ लोगों को दिया गया इसमें वोटर बना करके कि ये लोग जो है चुन करके भेजेंगे। तो लिखिए इस चीज को, अतिरिक्त सदस्यों का निर्वाचन, खास करके ब्रैकेट में लिखिएगा भारतीय सदस्य। अतिरिक्त सदस्यों का निर्वाचन नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय
और वाणिज्य मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, अब देखे तो नहीं है नजर से, क्योंकि हम 1972 बॉर्न के आदमी कहां से देख पाएंगे, लेकिन जो अपने घर में हम कहानी सुनते हैं, तो मेरे नाना 5 भाई थे, तो जो सबसे बड़े वाले थे वो फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिए थे और गांधी जी के साथ वो असहयोग आंदोलन से अपना करियर शुरू किए थे, सविनय अवज्ञा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन में वो जेल गए। उनको इनका एक तरह से कहिए कि भारत का जनता रिवार्ड भी दिया कि 1952 के चुनाव में लड़े एमएलए भी वो हो गए। फिर वो एमएलसी के पद पे रहे बिहार में, तो पशुपति सिंह प्रबल उनका नाम था। तो मम्मी कई बार हमारी बोला करती कि जानते हो तुम्हारे बड़े नाना को भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। तो जब पढ़ना शुरू किए ना तो समझ में आया कि अच्छा ये चीज होगा। तो इस चीज को मेरे ननिहाल के परिवार से ये एक चीज हमारे मतलब कि कहिए कि कान में गया हुआ चीज है। हालांकि हमारे नाना का डेथ 84 के आसपास हुआ था, तो मैं उनके साथ बातचीत किया हूँ, पला बढ़ा हूँ, खेला भी हूँ उनके साथ, कई तरह का डिस्कशन भी हुआ, बट उस समय इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं था। वो कहानी सुनाते थे, अपने को उतना अच्छा लगता नहीं था। तो ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ये था। अब हम लोग जरा इस भारतीय परिषद अधिनियम का लिमिटेशन देखेंगे, सीमा क्या है। लिखिए सीमा। सबसे पहला सीमा तो ये देखिए, इसी में आपको दिख रहा होगा कि निर्वाचन की जो पद्धति थी वह अन्यायपूर्ण थी। कुछ ही लोगों को निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, लेकिन जब आप इधर होकर के पॉजिटिव सोचिएगा तो कहिए कि पहले कुछ को तो दिया, फिर धीरे धीरे आंदोलन करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे और अधिकार लेंगे। लेकिन अभी हम क्रिटिसिज्म यही करेंगे कि इनमें कुछ ही लोगों को निर्वाचन का अधिकार था, तो जो चुनकर गए थे वह अल्पतंत्र के द्वारा चुने गए लोग थे, बहुमत के द्वारा चुने गए लोग नहीं थे। लिखिए इस चीज को, निर्वाचन की पद्धति अन्यायपूर्ण थी, जिसमें जनता के कुछ वर्गों को चुनने का अधिकार था। दूसरा आलोचना, विधान परिषद चाहे प्रांतीय हो या केंद्रीय हो, सदस्यों की विधायी शक्ति अत्यंत सीमित थी। लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या थी याद करिए। प्रश्न पूछने का अधिकार था, बट मतदान का अधिकार नहीं था। और प्रश्न पूछने में भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का कोई गुंजाइश नहीं था। आप जो प्रश्न पूछे, अब उधर से अगर एक तो वायसराय चाहे तो उसको खारिज कर सकता है, लेकिन अगर वो जवाब आ गया तो अब उस पर आप कंटेम्पररी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इसीलिए हम लोग जब संविधान बनाए तो आधे घंटे की चर्चा रखे, हाफ एन आवर डिस्कशन। हालांकि इसमें आगे मिलेगा अनुपूरक प्रश्न का हमको अधिकार, लेकिन ये दूसरी समस्या, इसकी सीमाएं थी। लिखिए, विधान परिषद की विधायी शक्ति अत्यंत सीमित थी तथा सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला, अब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 40%, तो कुछ नहीं हुआ। एक तो पहले से वायसराय का वो 5 मेंबर वहां
वो बैठा हुआ है। ऊपर से जो 16 किए तो 16 का 40%, 4 आदमी इधर, और क्या कहते हैं 12 + 5 17 उधर। ये क्या कर लेंगे बेचारे गैर सरकारी सदस्य? तो लिखिए गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अत्यंत सीमित थी। अगला जरा सुनिएगा, उस बजट पर बहस करके क्या मिलेगा जिसमें पहले से कह देगा वायसराय कि देखिए कोई फेरबदल नहीं होगा। तो बजट में ये फेरबदल नहीं कर सकते थे, केवल बहस कर सकते थे। उसका क्या मतलब बनता है? लिखिए विधान परिषद में बजट में बहस का अधिकार तो दिया गया था। यही सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा परीक्षा में, आईएएस में कथनों पे विचार करें। बजट पर बहस का अधिकार तो दिया गया था, परंतु इसमें कोई प्रकार का फेरबदल नहीं होता था। और अब जरा सोच कर देखिएगा कि अगर 20 अतिरिक्त सदस्य हुआ तो इसके 40% कितने होंगे? 8। और जिस समय ये काम किया गया उसमें बंगाल की आबादी 7 लाख थी। जरा बताइए 7 लाख आबादी पर 8 आदमी आप चुनकर ले जा रहे हैं, जनता का क्या रिप्रेजेंटेशन है इसमें? लिखिए इस बात को। प्रांतीय परिषद, ये निचला की बात कर रहे हैं, प्रांतीय परिषद इतनी छोटी थी कि वे जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। ये था इसका लिमिटेशंस या दोष। अब जरा देखें इसका महत्व क्या था, इंपॉर्टेंस। तो लिखिए महत्व। सबसे पहला तो यही है कि अप्रत्यक्ष ही सही, बट इलेक्शन का शुरुआत तो हुआ, आगे मांग लेंगे और ज्यादा। तो लिखिए इस चीज को, अप्रत्यक्ष ही सही परंतु निर्वाचन प्रणाली का जन्म हुआ। निर्वाचन प्रणाली का जन्म हुआ। आगे बढ़ने के पहले आपको पूरा प्लान बता दे रहे हैं। कल 1909 और 1919 पे चर्चा करेंगे, फिर परसों 1935 का एक्ट और लेंथ देख लेंगे, उसके साथ कोई एक और आगे। तो परसों हो जाएगा अपना शनिवार, रविवार को जाकर के ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो आपको प्रश्न भेजे हैं आप उसको मिला करके देखिएगा। 100% तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन हाँ आप कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा कि हाँ इसका आंसर यही होना चाहिए जो आपको भेजे हैं क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखें, जरा समझ के देखिएगा। प्रांतीय को नहीं देखिएगा, केंद्रीय को। 6 से 12 हुआ करता था, वो बढ़ करके 16 तो पहुंचा। तो वो जब 16 पहुंचा तो भारतीय सदस्यों की संख्या में भी तो वृद्धि हुई। पहले 3 आदमी अगर हल्ला करता होगा 6 वाला में, अब कम से कम 6 आदमी तो हल्ला करेगा कि ये भारतीयों के हितों की बात करिए। ये हमारा दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है। तो लिखिए व्यवस्थापिका सभाओं में, लेजिस्लेटिव असेंबली में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। और तीसरा कि भाई
बजट पर बहस करने का तो अधिकार मिला, इससे अगले दिन जो अखबार में छपेगा, अपना अखबार जो छापेगा और उसमें जो वायसराय का आलोचना करेगा कि भाई इतना रेवेन्यू जनरेट करके इंडिया दे रहा है और इस रेवेन्यू में इतना पैसा ये इंग्लैंड को भेज दिया, भारत के लिए इतना ही रखा है, तो इससे जनता में अवेयरनेस तो आएगा, राष्ट्रीयता की भावना तो विकसित होगी, धीरे धीरे हम राष्ट्रीय आंदोलन की ओर तो बढ़ेंगे। तो बजट में बहस का अधिकार मिल जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा बात था। लिखिए, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस का अधिकार प्रदान किए जाने से भारतीयों को अंग्रेजों के आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हुई। अब आगे बढ़ने के पहले आज का अंतिम आपके साथ जो है कन्वर्सेशन, कि आज जो है अब जितने लोगों को हमको आप लोग जो भेजे अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह हम रख लिए, अब आज शाम को हम वो मौरिकाल वाला मटेरियल क्लास के बाद डालेंगे, क्योंकि पढ़ना भी तो है आपको, मौरिकाल पढ़ा दिए हैं। तो अब अगर कोई छूट गए होंगे अभी भी, हालांकि जितने लोग भेजे हम याददाश्त शक्ति से जोड़ते चले गए और इस पर जो है भेजे जो लोग अपने क्लास का ऑफलाइन वाले, उनको तो जोड़ते ही चले गए और बाहरियों को भी हम जो ग्रुप में डालना था डालते चले गए हैं। इसीलिए अब हम मौर्यकाल का मटेरियल लगभग 11 बजे रात में आपके मटेरियल ग्रुप में डालेंगे। अभी भी इस 1 घंटे का वक्त है आपको अपने क्लास के विद्यार्थी को, कि अगर उनको लगता है ऑफलाइन के विद्यार्थी को कि अभी भी मेरा नाम नहीं जुड़ा है, तो क्लास खत्म होने के बाद आप जो है तुरंत इस बार लेकिन कार्रवाई करिएगा, तुरंत हमको इस नंबर पर मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी जो है 6355391928 वो जो है अपना नाम, बैच का नाम, ये सब भर करके भेजिएगा। और दूसरा ध्यान रखिएगा कि ये जो पढ़ा रहे हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अभी तक मैं 22 पेज आपको पढ़ाए हैं और इसका तो मेरे पास कब का ट्रांसलेशन पड़ा हुआ है गुजराती। तो ध्यान रखिएगा कि लाइव चैट में अगर किसी का नाम है हमारे उस मटेरियल ग्रुप में और अगर आप नहीं आ रहे हैं, आपका नाम नहीं दिखेगा, तो फिर ध्यान रखिएगा कि हम उसमें से बाहर भी आपको कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्राइम काम पढ़ाई है। वो वीडियो अगर आपको देखना होता है तो वीडियो तो आजकल YouTube पे 50 है। लाइव क्लास, एक तो क्लास का बराबरी लाइव क्लास नहीं कर सकता है, ऊपर से लाइव क्लास को अगर आप वीडियो देख करके संतुष्ट हो रहे हैं, 1-2 लोगों की समस्या हो सकती है, तो ये आपकी भूल है। तो ध्यान रखिएगा कि मटेरियल पाने के पहले आपका जो लाइव चैट है उसमें नाम, बैच का नाम और ब्रांच, ये डेली रेगुलर आना चाहिए, तभी आपका अटेंडेंस माना जाएगा। चलिए अब आगे देखें। अब आज का अंतिम लाइन है, ये अपना 1892 पूरा हो जाएगा। जरा एक चीज समझिएगा, रातों रात अगर हमको आजादी मिल भी जाती तो ऐसे कई कंट्री हैं जिनको रातों रात आजादी मिली तो वहां डेमोक्रेसी आने में बहुत समय लग गया। जरा सोच कर देखिए कि अगर हम 1857 में कामयाब हो गए होते तो क्या डेमोक्रेसी आती या फिर से हम वही राजतंत्र में चले जाते। तो हमारा अगला आंदोलन होता राजतंत्र से लोकतंत्र में आने का। तो हमारे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में कैसे मतलब कि करेंगे बातचीत, कानून कैसे बनेगा, जिसको कहते हैं प्रतिनिधि सरकार, उसका हमको एक अवसर यहाँ पे मिला।
यहां से फिर 1909 में मिलेगा, उससे ज्यादा 1919 में मिलेगा, उससे ज्यादा 1935 में मिलेगा। इसीलिए जब 1947 में हमको आजादी मिलेगी तो हमारा एक पीढ़ी जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जैसे वृद्ध होंगे, राजगोपालचारी जैसे वृद्ध होंगे जो अनुभवी होंगे, और एक नया पीढ़ी होगा जिसको कि 5 साल 7 साल का अनुभव होगा, क्या कहते हैं, विधानसभा में बैठने का। तो हमारे पास एक विशाल अनुभव वाला ग्रुप मिल गया जो कि अब आगे का शासन चला सके। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इसका अगला महत्व यही है कि प्रतिनिधि सरकार का विकास तो शुरू हुआ। लिखिए इस चीज को, प्रतिनिधि सरकार की ओर एक कदम बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये था आज का पूरा कहानी। अब एक लास्ट लाइन इस पे, गोपाल कृष्ण गोखले साहब इस एक्ट पर एक स्टेटमेंट दिए हैं, तो वो तो आपको परीक्षा में आ सकता है। तो लिखिए, गोपाल कृष्ण गोखले का कथन, बोले ये अधिनियम जो है ना, ये खोखलापन को साबित करता है अंग्रेजों का, कि उनको भारतीयों को अपने साथ जोड़कर बिठा के गप करने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा शोषण करना चाहते हैं। लिखिए इस चीज को, अधिनियम की कार्यवाही ने, गोपाल कृष्ण गोखले का कथन, फिर लिखिए, अधिनियम की कार्यवाही ने ब्रिटिश खोखलेपन को प्रमाणित कर दिया, प्रमाणित कर दिया। तो इस प्रकार से आज का अपना तीसरा दिन का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल 7:30 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।